About the Augustan age or the neoclassical age, and then there are few poets who are known as transitional writers. Transitional writers are those writers who came in between the Augustan age and Romanticism. And you will see a change from that Augustan spirit to the romantic spirit. तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट राइटर है, वन इज टॉमस ग्रे. Thomas Gray was a poet who is known as graveyard poet. ये एक ग्रुप था कुछ राइटर्स का जिनको कहा जाता है graveyard poets. Why they are called graveyard poets? It is due to the reason that the themes in their poetry were about death, decay and transitory nature of life, कि ये लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है और इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है. इस हवाले से टॉमस ग्रे की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. कि आप जितने भी ग्लोरियस बन जाएं, जितने भी बड़े बन जाएं, जितने भी आपके पास वजीरों के, मिनिस्टर्स के रोल्स हों, आपने आखिर में मर जाना है. ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. आप जितने भी ग्लोरियस हों, आप जितने भी बड़े हों, आपने आखिरकार मर जाना है. इसी हवाले से एमिली डिकिंसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. She says that death is a democrat. Death is a democrat. It lulls equally the beggar and his queen. कि डेथ क्या है, वो असल में डेमोक्रेट है. वो किसी में डिफरेंस नहीं करती कि बादशाह को नहीं मारना और जो बेगर है उसको आके और उसकी रूह कब्ज कर लो. ऐसा नहीं है. Death is a democrat that treats everyone equally, whether it is a king, a queen, a beggar, a common person, renowned person, famous person, infamous person. It treats everyone equally. So यहाँ पे भी आप यही चीज देखेंगे that whether you are glorious or not, all paths lead but to the grave. ये इसकी बहुत important quotation है. And this quotation is from his elegy written in a country churchyard. Thomas Gray was a poet who believed that whatever I am writing, it is not of any worth. इसको खुद पे यकीन नहीं था. और हमेशा आप देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े दिमाग होते हैं, दे आर सस्पिशियस ऑफ देमसेल्व्स. उनको नहीं लगता कि जो कुछ मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं उसके अंदर कोई वर्थ होगी. सो दैट इज व्हाई ही ओनली पब्लिश्ड 15 poems. He has written a lot, but he got published only 15 poems. लेकिन उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पोएम है जिसकी वजह से टॉमस ग्रे को जाना जाता है, तो वो पोएम कौन सी है? इट इज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिजीज. आप एलिजीज देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री कि वो किसी एक खास बंदे की डेथ के ऊपर लिखी जाती है. बट टॉमस ग्रेज एलिजी इज अबाउट द डेथ ऑफ ऑल द पीपल एंड स्पेशली द कॉमन पीपल. के कॉमन लोगों की डेथ को ना सेलिब्रेट किया जाता है, ना उनके बारे में कोई पोएम लिखता है. तो उसकी जो ये पोएम है, एलिजी है, आई होप यू रिमेंबर,
elegy. That elegy is a poem that is written on the death of someone near and dear. तो यहां पे आप देखेंगे ये किसी नियर और डियर की डेथ के ऊपर नहीं लिखी गई. इट इज एन एलेजी दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ ऑल द पीपल एंड स्पेशली द कॉमन पीपल. यहां पे आप देखेंगे दिस इज रिलेटेड टू द रोमांटिक स्पिरिट. जो आपको मैं बता रहा था दैट यू विल फाइंड ट्रांजिशनल राइटर्स के रोमांटिक्स में आप कौन सी चीज देखेंगे. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मेलांकली. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ melancholy. Melancholy means sadness. When you think about the past, yourself, you grow sad. That is known as melancholy. And this spirit is there. Theme of death, theme of individuality, theme of movement from the upper class to the lower class. आपने देखा था कि जो अगस्टन एज थी उसमें हमने डिस्कस किया था that it mostly talks about the characters that are from the upper class and they are from cities. तो यहां पे आप देखेंगे ये सिटी की बात नहीं करता ज्यादातर. He talks about the rustic people, the common people and the people living in the villages. So this was a shift from that Augustan spirit, that spirit of 18th century neoclassicism to a romantic spirit. उसके बाद जो दूसरा ऑथर हम देखते हैं इसके साथ साथ, ही इज विलियम ब्लेक. ही इज आल्सो अ ट्रांजिशनरी ऑथर. इसको फर्स्ट रोमांटिक भी कहा जाता है. कीप दिस थिंग इन माइंड कि विलियम ब्लेक को फर्स्ट रोमांटिक भी कहा जाता है और ट्रांजिशनरी पोएट भी कहा जाता है. एंड विलियम ब्लेक वाज एन एंग्रेवर. ये कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है कि वो कौन सा पोएट था जो एंग्रेवर भी था. इट वाज विलियम ब्लेक हु वाज एन एंग्रेवर. एंग्रेवर कहा जाता है कि जो स्टोन की प्लेट्स के अंदर उनको खुरच के जो कुछ लिखा जाता है उसको एंग्रेव करना कहा जाता है. सो ही यूज्ड टू राइट हिज पोएम ऑन द स्टोन स्लैब्स एंड ही यूज्ड टू एंग्रेव दोज पोएम्स. तो ये विलियम ब्लेक की एक खास क्वालिटी थी कि वो स्टोन्स की स्लैब्स होती थी उन पे अपनी पोएम्स को लिखता था और उसमें साथ साथ उसको बहुत डेकोरेट करता था. दिस वाज द क्वालिटी ऑफ विलियम ब्लेक. एंड विलियम ब्लेक्स टू बुक्स आर वेरी फेमस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. William Blake was a poet who focused on the contraries, and he was of the opinion there is no progression without contraries. उसके नजदीक कि जितनी भी प्रोग्रेस है वो अपोजिट्स के जरिए से होती है. इस प्रोसेस को जनरली हम कॉन्ट्रैरीज कहते हैं. फिलॉसफी की जबान में इसको कहा जाता है डायलैक्टिक. इट इज नोन एज डायलैक्टिक. डायलैक्टिक में क्या होता है? देयर आर टू अपोजिंग आइडियाज लाइक गुड एंड इवल, राइट एंड रॉन्ग, मैन एंड वुमन, ब्लैक एंड व्हाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो डायलैक्टिसिज्म दो लोगों को मशहूर है. जनरली आपको बताता जाऊं फिलॉसफी में, वन इज हेगल, उसका है डायलैक्टिक आइडियलिज्म, और दूसरा है मार्क्स, उसका है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म. हेगल ये कहता है दैट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ द आइडिया. मार्क्स ये कहता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल. ये इन दोनों में फर्क है. एक डायलैक्टिक आइडियलिज्म है, वो आइडिया पे फोकस करता है. दूसरा डायलैक्टिक मटेरियलिज्म है, वो मटेरियल के ऊपर फोकस करता है. तो डायलैक्टिसिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं. डायलैक्टिसिज्म में ये होता है कि एक थीसिस होता है, दूसरा उसका एंटीथीसिस होता है. फिर जब इन दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन होता है तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं
द थीसिस एंड द एंटीथीसिस, इट लीड्स टू सिंथेसिस। और ये हेगल बड़ा मशहूर है, उसको कहा जाता है अ ग्रेट सिंथेसाइजर, GWF हेगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, HEGEL। सो ही सेज, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि वन इज गॉड हु इज द सिंबल ऑफ गुड, सैटर्न इज द सिंबल ऑफ इवल। उन दोनों का सिंथेसिस क्या है? इट इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम इंसानों में दोनों किस्म की क्वालिटीज पाए जाते हैं। समटाइम्स वी आर ऑन द साइड ऑफ गुड एंड समटाइम्स वी आर ऑन द गुड ऑफ इवल। इसी तरह हेगल ये कहता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री कुछ आइडियाज रहे हैं, वो आइडियाज एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, फिर कुछ चीजें एक आइडिया से ली जाती थी, कुछ दूसरे से उनका सिंथेसिस बन जाता था, फिर जब वो सिंथेसिस बन जाता था उसका कोई फिर और मुखालिफ निकल आता था, फिर थीसिस और एंटीथीसिस हो जाता था, और फिर ये इस तरह से हिस्ट्री जो है वो चलती रही है। दैट इज नोन एज डायलेक्टिक आइडियलिज्म। तो William Blake believes in a dialectic process, and a dialectic process is a process in which contraries exist. Contraries क्या है? Opposites हैं। And William Blake says there is no progression without the contraries, कि अगर opposites नहीं होंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी progress नहीं हो सकती। And this is the reality। आप ये सोचें कि सिर्फ एक ही चीज हो और दूसरी चीज ना हो तो आपको ना दूसरी चीज का एहसास होगा ना प्रोग्रेशन होगी। आप ये समझें कि अगर सिर्फ दुनिया के अंदर मर्द होते और औरत ना होती तो क्या होता? कोई प्रोग्रेस होती? न्यू जनरेशन ही वजूद में ना आती और जो एक दो लोग होते वो खत्म हो जाते। एंड इफ देयर वाज ओनली वुमन इन द हिस्ट्री एंड नो मैन, तो क्या प्रोग्रेस हो सकती है? देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। इसी तरह आप ये देख लें, अगर सिर्फ आपकी सेहत हो और आपके पास बीमारी ना हो, आपको एहसास होगा कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। यू कम टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वन थिंग बिकॉज ऑफ द अदर। इसी पे फिर बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है। वो ये कहते हैं कि मीनिंग कम्स आउट ऑफ डिफरेंसेस, कि अगर आपको किसी एक चीज का मतलब पता चलता है तो वो उस चीज की वजह से चलता है जो उसकी अपोजिट होती है। आप मैन को तब समझते हैं जब आप जहन में लाते हैं कि वो औरत नहीं है। आप गुड को तब समझते हैं जब आपके जहन में यह ख्याल आता है कि ये ईवल नहीं है। आप पेन को तब समझते हैं जब आपको पता चलता है कि ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। तो मीनिंग ऑलवेज कम्स आउट ऑफ differences. Progression is a result of differences. So that is why differences must be celebrated and appreciated. हम क्या करते हैं? For example, looking at our Pakistani society, हम ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग एक जैसे हो जाए। जब आप सारे एक जैसे हो जाएंगे तो फिर ब्यूटी खत्म हो जाती है। ब्यूटी जो है दुनिया के अंदर वो किस वजह से है? वो डिफरेंसेस की वजह से है। आप डिफरेंसेस को खत्म कर दें, लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। सो विलियम ब्लेक की पोएट्री को जब भी आप पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर आर कंट्ररीज। तो यहां पे भी आप देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं इन विलियम ब्लेक्स पोएट्री। इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस यू विल फाइंड चिल्ड्रन, you will find lambs, you will find innocence everywhere, and there is no hypocrisy, there is no sin, there is no corruption। वो innocence है। इसीलिए innocence के अंदर ज्यादातर कैरेक्टर्स बच्चे हैं और लैम्ब है, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। और स्लेव्स भी हैं कहीं कहीं पे। तो वो ये बताता है कि innocence में जब आप होते हैं तो आपकी कंडीशन बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक्सपीरियंस किस चीज का सिंबल है? ग्रोथ का है। आप बड़े हो जाते हैं, यू ग्रो ओल्ड, और ओल्ड एज में वो दिखाता है कि किस तरह लोग क्या क्या कर रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, सिन भी कर रहे हैं, स्लेवरी भी कर रहे हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। सो यहां पे भी आप देखेंगे वो चीजों को किस हवाले से देखता है? कॉन्ट्ररीज एंड द डायलेक्टिक, टू अपोजिंग थिंग्स। इसी तरह उसकी एक और पोएम है, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल।
यहां पे आप देखेंगे आपको फिर कौन सी कंट्रैरीज नजर आती हैं, हेवन एंड hell, they are contraries to each other. So here he says that life is only possible through the marriage of heaven and hell. जब आप सारी चीजों को मिला के किस चीज की तरफ लेके आएंगे, सिंथेसिस की तरफ, जब एक थीसिस और एंटीथीसिस एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे तब तक दुनिया के अंदर कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती. देयर विल बी सिंथेसिस. मैरिज क्या है, क्या होता है, दो अपोजिट्स को मिला देती है, मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो दैट इज द सिंथेसिस. सो व्हेनेवर यू लुक एट विलियम ब्लेक यू विल फाइंड दिस क्वालिटी ऑफ dialecticism or contraries. Another thing related to him that he was a visionary author. He was a visionary. He used to see those things that others can't see. उसके अंदर आप स्पिरिचुअल एलिमेंट भी देखेंगे और उसके अंदर आप विजन ऑफ द फ्यूचर भी देखेंगे. विलियम ब्लेक अपनी एक पोएम यरूशलेम में लिखता है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फैक्ट्रीज को वो कहता है डार्क सैटेनिक मिल्स. इट इज विलियम ब्लेक that factories are dark satanic mills. के फैक्ट्रीज जो हैं वो शैतान की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये ईवल की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड अवर एनवायरनमेंट. और आप ये जहन में रखें, वो 18वीं सेंचुरी के अंदर रह के ये बात कर रहा था कि ये फैक्ट्रीज जो हैं ये हमारे माहौल को, दुनिया को तबाह कर देंगी. आज दुनिया को 300 साल 200 साल बाद पता चल रहा है कि इन फैक्ट्रीज ने आपके पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया. आपका वेदर देख लें, या शदीद गर्मी होती है या शदीद सर्दी होती है. और इसी तरह आप एक्सट्रीम वेदर्स के हवाले से फ्लड्स को देखें किस तरह हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स कितने ज्यादा आ रहे हैं, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है. तो ये सारे का सारा किसकी वजह से हो रहा है? मिल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है. तो इसीलिए कहा जाता है he was a visionary who saw that these mills are dangerous in 19th and 18th century when they became dangerous in 21st century. तो वो 200 साल उसको पहले से ये पता होता है. इसी तरह डिकेंस अपने नावल में कहता है हार्ड टाइम्स में, सर्पेंट्स ऑफ स्मोक. कि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है वो क्या है? सर्पेंट्स ऑफ स्मोक्स. के फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है वो सांप की तरह जहरीला है. सर्पेंट कहा जाता है सांप को. और सांप की शक्ल कैसे होती है? इट इज, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट इट इज लाइक दैट. और फैक्ट्रियों का धुआं किस तरह होता है? बिल्कुल इसकी तरह होता है. इसीलिए डिकेंस क्या कहता है? The smoke that is coming out of the mills and the factories, it is serpent of smoke. कि ये स्मोक जब लोग इनहेल करेंगे तो उनके लिए जहर होगा. आप देखें दुनिया के अंदर हर साल 30 से 40 लाख लोगों की डेथ पोल्यूशन की वजह से होती है. आपको पता है, हमें बताया जाता है कि इस चीज़ की वजह से इतने लोग मर गए. लेकिन कैपिटलिज्म में आप रह रहे हैं तो आपको ये नहीं बताया जाता कि कैपिटलिज्म की वजह से, धुएं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों की हर साल डेथ हो रही होती है. वी आर नॉट टोल्ड अबाउट दिस, क्योंकि हम उसी दौर में रह रहे हैं. आप इसी चीज़ के खिलाफ बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको भी ख़त्म कर दिया जाएगा. बिकॉज कैपिटलिज्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो विलियम ब्लेक वॉज अ विजनरी पोएट हु यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट, and he was ahead of his time. And another thing, that he was very individualistic. He believed in individualism, and it is said that this individualism was paving the way for the romanticism that came in the last 2 years of 18th century. विलियम ब्लेक के अंदर ये चीज आप बहुत ज्यादा देखेंगे, that he rejected all kind of authority. Priests,
Those who had authority on children, आप इसकी कुछ पोएम्स देखेंगे कि बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, उसको बाप हाथ से पकड़ के लेके जा रहा है कि तुमने भाई स्कूल जाना है, तो वो इन चीजों की अथॉरिटी के खिलाफ बात करता है। प्रीस्ट की अथॉरिटी है, रिलीजन की अथॉरिटी है, फादर की अथॉरिटी है, इसी तरह जो भी अथॉरिटीज हैं, स्टेट की अथॉरिटी है, he speaks against those authorities that do not let humans to be free. So he was paving the way for the romanticism. इसीलिए हम इनको कहते हैं transitionary authors. Then coming to the proper romanticism,